मूल्य की अनिवार्यता, क्योंकि स्थापित मूल्य अपरिवर्तनीय हैं, इसलिए स्थापित मूल्यों के आधार पे ही सामाजिकता रूपी इस स्थिर आचरण का पहचान हो सकता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग अभी यहाँ तक पहुंचे। तो जनाकांक्षा का मतलब जिसको हम लोग समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित कह रहे हैं, दूसरे अर्थ में जिसको अपन न्याय के साथ जीना या समाधान समृद्धि पूर्वक जीना कह रहे हैं ना। और इसमें लिखा है कि जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा और व्यवस्था, 8वें अध्याय। आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो, आ रही है भैया? हमको आ रही है। आप? हमको आ रही है भैया। मुझे भी आ रही है। आपको भी आ रही है? संदीप भाई आपको आ रही है? आ रही है जी जी भास्कर भाई आवाज आ रही है? जी भैया, आवाज आ रही है। साफ आ रही है ना? साफ। हाँ ठीक है। अजीत भाई का अभी शायद भैया आप लो होगा कुछ उनके वहां से। न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। तो ये जो शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो जन्म से याचक है लेकिन न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। तो वैसे ही सही कार्य व्यवहार करना चाहता है लेकिन भ्रमवश गलती अपराध करता है, इसीलिए शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है। और भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान चाहता है, उसमें वह स्वयं को असमर्थ पाता है। तो इसके लिए जो है शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है। तो ये जो 3 बिंदु हैं, इसमें उन्होंने शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया है। फिर आगे जाते हैं तो इसमें बोला है कि जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, और इसीलिए हजारों साल से शिक्षा और व्यवस्था जो है मानव परंपरा में बनी हुई है। उससे जनाकांक्षा सफल हुई या नहीं हुई, ये समीक्षा का विषय है। तो मध्य दर्शन के निष्कर्ष के अनुसार नहीं हो पाई है ना, लेकिन अपेक्षा के रूप में सभी में बनी रही है। शिक्षा का व्यवस्था के द्वारा जनजाति को आश्वस्त व विश्वस्त करने का प्रयास जो है वो किया जाता रहा, और इसी के लिए जो है राजनीतिक और धर्मनैतिक नेतृत्व जो है वो प्रसिद्ध रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके पराभव का जो मूल कारण है वो वर्ग भावनाएं हैं। नेतृत्व और नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं है, मूल बात है जहां पे पराभव हुआ, इसका जनाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, उसका जो कारण है वो अक्षमताएं हैं और वर्ग भावनाएं। दो बातों को उन्होंने रेखांकित किया। फिर कह रहे हैं कि जो नेतृत्व के मूल में दर्शन और विचार क्षमता ही है। मतलब जो भी नेतृत्व होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग भौतिकवाद या आदर्शवाद में गए, आदर्शवाद की बहुत सारी धाराएं हैं, उन सब धाराओं में
लोग गए, हजारों लाखों की संख्या में लोग गए। तो वो कह रहे हैं कि जो नेतृत्व के मूल में दर्शन और विचार क्षमता ही है, जो सफल होती है। प्रत्येक सुदृढ़ विचार का आधार दर्शन ही है। जो भी जितने भी दुनिया में सुदृढ़ विचार है उनका आधार दर्शन ही है। तो इसलिए कह रहे हैं अंत तो गत्वा जो है वो दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता है। हम लोग कई बार व्यक्ति को मान लेते कि व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर वो रेखांकित कर रहे हैं बाबा जी कि दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता है, और इसी के कारण से लोग दर्शन और विचार क्षमता के कारण ही उसका अनुकरण अनुसरण करते रहे हजारों साल से। फिर और आगे जाने पर वो कह रहे हैं कि मानव जीवन में चतुर आयाम उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति अभिभाज्य है, जो प्रसिद्ध है। फिर आगे कहा गया कि यही मानव में अखंडता को स्थापित करता है। जिसकी पूर्ण संभावना है। और संभावना क्यों है, तो उसके लिए इस अध्याय में 8 बिंदु उन्होंने बताए हैं। पहला बताया कि मानव संबंधों सहित जन्म लेता है। दूसरा, स्थापित संबंध में स्थापित मूल्य है। तीसरा, सामाजिक मूल्य अपरिवर्तनीय है। चौथा कह रहे हैं कि मानवीयता में अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा सिद्ध होती है, मानवीयता में ही प्रमाणित होती है। और मानव सामाजिक न्याय की इकाई है, इसीलिए उसमें जन्म से ही जो है न्याय की आकांक्षा रहती है। फिर लिखा है सामाजिक मूल्यों में से के लिए शिष्टता और वस्तु सेवा की प्रयुक्ति सफल होती है। फिर मानव में स्वभाव सहज अभिव्यक्ति, धर्म संपन्नता, अनुभूति प्रसिद्ध है। तो ये कारण है जिसके कारण से बाबा जी कह रहे हैं कि मानव में अखंडता को स्थापित, यही मानव में, यानी क्या चीज जिसको अपन कह रहे हैं शिक्षा और व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था पूर्वक उत्पादन, व्यवहार, विचार की अभिभाज्यता है ना, उसके रूप में जो मानव में अखंडता और मानव में अखंडता की पूर्ण संभावना और आवश्यकता के लिए ये 8 बिंदु जो है वो इस अध्याय में स्पष्ट किए गए। फिर आगे कहा गया कि आशा, आवश्यकता, अनिवार्यता पूर्वक किया गया प्रयास ही अभीष्ट है। इसके विहीन आशा, आवश्यकता, अनिवार्यता 3 बिंदु हैं। पूर्वक किया गया प्रयास ही अभीष्ट है। इसके विहीन जो कार्यकलाप है वो सफल नहीं होते हैं। फिर ये कहा कि जो अस्तित्व में जागृति पूर्वक मानव में स्पष्टाधिकार संपन्न एवं क्षमता को स्पष्ट करता है, जो एक सूत्रता और सार्वभौमिकता है। और ये जो एक सूत्रता और सार्वभौमिकता है, इसका जो आधार है वो क्या है, तो उन्होंने कहा सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य क्योंकि अपरिवर्तनीय है, इसी के कारण से उनमें एक सूत्रता और सार्वभौमता जो है वो स्थापित होती है। सामाजिक मूल्यों को जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य के रूप में बोला। फिर ये कहा कि जो शिष्ट मूल्य है वो भी निश्चित है और उपयोगिता मूल्य भी निर्धारित है। तो इसीलिए जो है सार्वभौमता, एक सूत्रता, अखंडता जो है उसकी संभावना है। फिर आगे कहा गया है सामाजिक मूल्य जो है अनुभव में, और शिष्ट मूल्य व्यवहार में, और भौतिक मूल्य जो है वो उत्पादन उपयोगिता में स्पष्ट होते हैं। इन्हीं तीनों को मिला के ही कह रहे हैं आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक मूल्यवत्ता जो है वो प्रसिद्ध है। फिर ये कहा गया कि आशाएं आवश्यकता में और आवश्यकता अनिवार्यता में ही संयत और चरितार्थ होती हैं। तो जो उपयोगिता मूल्य है वो आवश्यकता में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, शिष्टता मूल्य जो है स्थापित मूल्य में, और स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, और मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये उपयोगिता मूल्य आवश्यकता में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, शिष्टता मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, और मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित पाए जाते हैं।
हाँ भैया। फिर जो मानव में जो आवश्यकता है वो क्या है, तो महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा। फिर अनिवार्यता क्या है, बौद्धिक समाधान के रूप में है। फिर कहा कि अवसर क्या है, तो मानवीयता, अति मानवीयता, ये जो है अवसर है मानव के पास। फिर लिखा है कि मूल्यों में से के लिए मानव प्रकारांतर से समर्पित ही है ना। फिर लिखा है कि मानव में जो मूल्य दर्शन क्षमता है वही मानव को व्यवहार, उत्पादन, विचार और अनुभूति में से के लिए प्रेरित करती है, और यही सामाजिकता एवं बौद्धिकता का आधार है। फिर लिखा है कि मानव सामाजिक, न्यायिक एवं बुद्धि पूर्वक, समझदारी पूर्वक जीने वाला, अर्थात विवेक विज्ञान पूर्वक जीने वाले से संबोधित है। तो मानव की आइडेंटिटी क्या है, तो वो सामाजिक है, न्यायिक है, बुद्धिपूर्वक, समझदारी पूर्वक जीने वाला है, अर्थात विवेक और विज्ञान पूर्वक जीने वाले से संबोधित है। इस रूप में मानव का पहचान है। सामाजिक और बौद्धिक सफलता के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। और फिर ये कहा गया कि बौद्धिक शब्द वैचारिक आयाम को स्पष्ट करता है। मानव जन्म से सामाजिकता के लिए प्रेरित है, जिसका प्रबोधन संस्कृति करती है। किसका? सामाजिकता का प्रबोधन संस्कृति करती है। साथ ही बौद्धिक समाधान के लिए भी संस्कृति जो है बौद्धिक समाधान के लिए भी प्रेरित करती है और सामाजिकता के लिए भी प्रेरित करती है। तो संस्कृति का मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां, दर्शन व शास्त्र, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में भागीदारी, पूर्णता की परंपरा और मानवीयतापूर्ण आचरण। इस रूप में संस्कृति का पहचान है। तो मूल रूप से पूर्णता के लिए की गई कृतियां, और जो उसके अर्थ में जो दर्शन व शास्त्र हैं, यही संस्कृति। यही जब अभिव्यक्त होता है मानव परंपरा में, दर्शन व शास्त्र, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, उस रूप में संस्कृति है। ठीक है। फिर अगले अध्याय पे आ जाते हैं, समाज व्यवस्था। तो समाज व्यवस्था का क्या मतलब है, तो यहाँ कह रहे हैं अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था है। अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था है। यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है। फिर कह रहे हैं कि समाज के 3 रूप है। तो समाज का पहला रूप है समझदार परिवार। तो यहाँ जब अपन समाज की बात कर रहे हैं तो अखंड समाज की बात कर रहे हैं, जागृत मानव परंपरा में, है ना। क्योंकि जो भ्रमित मानव परंपरा है उसमें केवल समाज के 2 ही रूप हैं। पहला भ्रमित परिवार है और दूसरा वर्ग है ना, यह समुदाय है जिसको हम लोग समुदाय कहते हैं। लेकिन जागृत मानव परंपरा में इसके 3 हैं। तो पहला है समाज का प्राथमिक रूप समझदार परिवार, दूसरा है अखंड समाज, और तीसरा है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो जब अपन अखंड समाज कह रहे हैं, इसी को संस्था भी कह रहे हैं ना। अखंड समाज के रूप में राज्य संस्था है जिसको अपन कह रहे हैं, है ना। तो सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में है। फिर ये कहा कि जो भ्रमित परिवार है वो किसी सीमावर्ती भूमि पर ही रहता है, और इसलिए अनेक भ्रमित परिवारों में से किसी भूमि पे सीमा बनती है, और फिर भय, संत्रास सहित युद्ध बल संचय के लिए विवश होते हैं। और फिर ये लिखा है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो विकृत और असफल होती हैं। और फिर ये कहा कि भ्रमित संस्था जो है वो प्रथम और द्वितीय अवस्था में युद्ध संचयता की आवश्यकता सभी में समान रहती है, क्योंकि राज्य संस्थाएं, इसीलिए राज्य संस्थाएं अनेक होती, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक होती हैं, यानी भ्रमित संस्थाएं अनेक होती हैं, इसलिए उनमें समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान रूप से देखी जाती है। फिर लिखा है कि जो अनेक संस्थाएं, राज्य संस्थाएं जो हैं, उनमें भी प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त और विश्वस्त होने की बारंबार घोषणा होती है। यानी जो भ्रमित संस्थाएं हैं
जिनको हम लोग अभी स्टेट नेशन कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, उनमें भी प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता, यानी जो उनकी सीमा है या जो राष्ट्रीयता है, जो उनका संविधान है, तो उस सब की प्रभुता और उसकी अखंडता या अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त और विश्वस्त होने की योग्य घोषणा बारंबार होती है, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही है। यानी भ्रमित अवस्था में भी जो मूल उद्देश्य है वो प्रभुता और अक्षुण्णता ही है। ऐसा यहाँ पर बाबा जी संकेत दे रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ चीजों, इन सबको डिफाइन किया है, सत्ता, प्रभु सत्ता, ये सब क्या है। तो इसमें कहा गया कि जो प्रभुता जो है वो स्वीकार योग्य सूत्र व्याख्या है, प्रभुता स्वीकार योग्य व्याख्या तथा सत्ता अर्थात सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप जो है वो प्रभुता है, प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता है, सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा है। क्योंकि जो जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं या समाज व्यवस्था कह रहे हैं, तो उसमें जो सत्ता है वो मूल रूप से शिक्षा की है। शिक्षा ही समाधान के रूप में रहती है। तो शिक्षा का जो परावर्तित रूप है वो प्रणाली, पद्धति और नीति है। प्रणाली, पद्धति, नीति का परावर्तित रूप जो है चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है, और यही जो है प्रभु सत्ता है। इस रूप में प्रभुता, प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता को स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद ये कहा गया है, हाँ जी, इसमें संप्रभुता की बात नहीं बताई, बताया ना प्रभुता, अच्छा, संप्रभुता, हाँ संप्रभुता नहीं आई, हाँ वो बात नहीं बताई। हाँ बताइए, क्या आप ध्यान में आ रहा? नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में संप्रभुता लिखा है। अच्छा, अगले पैराग्राफ में संप्रभुता की बात है। ठीक है, मैं सोचा इसमें संप्रभुता की बात रह गई। ठीक बात। इसमें भी तो आई है ना, नहीं आई क्या? मैंने जो अभी पढ़ा था उसमें संप्रभुता नहीं आई। उसमें आपने प्रभुता, प्रभुत्ता और प्रभुसत्ता अच्छा बताइए, है ना। संप्रभुता बात जो है ना, इसमें आगे एक और सूत्र दिया, उसमें आई है ना। फिर लिखा है कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो है वो देश कालातीत है, अतः सार्वभौमिक है। तो इसलिए लिखा है कि सार्वभौमिकता ही अप्रतिमता है। अप्रतिमता को भी सत्ता बोलते हैं ना। अप्रतिमता ही मध्यस्थता है, जो अनुभव ज्ञान है। मध्यस्थता मतलब अनुभव ज्ञान है ना। मध्यस्थता ही प्रबुद्धता है, जिसको अपन ज्ञान संपन्नता भी कह रहे हैं, या ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता कह रहे हैं ना। फिर लिखा है प्रबुद्धता ही विवेक और विज्ञान है, या विज्ञान और विवेक है, और विवेक व विज्ञान ही संप्रभुता है, ऐसा लिखा है ना। संप्रभुता ही अखंडता है ना। तो अखंडता कैसे आएगी? संप्रभुता पूर्वक, यानी विवेक पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, है ना। जब विवेक और विज्ञान जो है वो मानव के व्यवहार में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में स्थापित हो जाएगा, तब वो संप्रभुता है, वही अखंडता है। फिर लिखा है कि अखंडता ही समाधान और समृद्धि है, और समाधान समृद्धि ही सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही जीवन, या जीवन ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य है। इस तरीके से एक सूत्र उसमें दिया है। फिर लिखा है कि मानव जीवन कार्यक्रम में विधि, नीति एवं व्यवस्था समाहित रहती है। मानव के जीवन के कार्यक्रम में विधि यानी व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या सहित आचरण, कार्य, व्यवहार, और नीति का मतलब नियति क्रम, यानी नियति विधि पूर्वक गतिविधियां, और व्यवस्था का मतलब विधि के अर्थ में नीति का निर्वाह। तो इस रूप में मानव के जीवन कार्यक्रम में विधि, नीति और व्यवस्था समाहित रहती। फिर ये नीचे जो है फिर विधि, नीति और व्यवस्था के अंतर संबंध को जो है उन्होंने स्पष्ट किया, जिसमें सत्य की जो विधि है वो चिंतनाभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, धर्म शास्त्राभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, न्याय को व्यवहाराभ्यास जो विधि और व्यवहाराभ्यास, और नियम जो है विधि और कर्माभ्यास। इस रूप में जो नीति
ये जो प्रभुता कह रहे हैं, आवाज आ रही है ना? हेलो, बीच में थोड़ी सी रुक गई थी भैया, 2 सेकंड पहले। ठीक है, अब आ रही है। तो मैंने कहा कि ये नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक ये जिसको अपन कह रहे हैं कि ये प्रभुता है, और ये सारी सत्य विधि, धर्म विधि, न्याय विधि, नियम विधि, इस तरीके से विधि है ना। और इसके बाद जो कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, शास्त्राभ्यास, चिंतनाभ्यास है, इन सबको मिला के विधानाभ्यास भी बोलते हैं ना। तो ये लिखा है कि प्रभुता बराबर विधि और विधानाभ्यास बराबर सत्ता बराबर नीति बराबर व्यवस्था। इस अर्थ में जो है इसके जो ऊपर जो कहा गया कि मानव जीवन के कार्यक्रम में विधि, नीति और व्यवस्था समाहित रहती है, इसको स्पष्ट किया यहाँ पर, है ना। फिर ये कहा कि सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। फिर लिखा है कि वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रमाण वो प्रत्यक्ष रूप है। फिर इसमें मूल बात है, यहाँ पर एक जगह आई है कि अनुभव के लिए मानव में कारण स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन करता है। मानव अनुभव के लिए कारण, विचार के लिए सूक्ष्म, व्यवहार के लिए सूक्ष्म स्थूल तथ्यों का, और उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है। अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण और प्रशिक्षण से उत्पादन नियंत्रण जो है वो प्रसिद्ध है। ये लिखा है कि वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है, यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। फिर बाद में संबंध और मूल्यों की बात आई है। तो जितने भी संबंध हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, गुरु शिष्य, है ना, शिष्य गुरु, पति पत्नी, साथी सहयोगी साथी, मित्रों की परस्परता में, व्यवहार के प्रतिभागी, तो इन सब में जो मूल्य निर्वाह की निरंतरता है, उसमें विश्वास निर्वाह की निरंतरता तो सभी संबंधों में रहती है, और इसके साथ साथ उनमें कौन कौन से मूल्य प्रधान रूप से रहते हैं उसको इसमें 18 बिंदुओं में, 17 बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है ना। फिर इसमें कहा कि स्थापित 9 मूल्यों में से के लिए विश्वास जो है वो साम्य मूल्य है, जिसके बिना कोई ऐसा संबंध नहीं है जो स्वस्थ हो। इसीलिए सभी जो 17 बिंदु हैं उनमें विश्वास निर्वाह की निरंतरता की बात की। फिर ये लिखा है कि जो प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है। फिर आगे ये भी लिखा है कि प्रेम अन्य 8 मूल्यों के रूप में प्रकारांतर से है, यानी जो 8 मूल्य हैं वो भी प्रकारांतर से प्रेम ही है, ऐसा बोला गया। इसलिए प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रेम से संबंधित है, जो अनुभव पूर्वक सिद्ध है, यही प्रमाण है। और इसीलिए फिर लिखा है कि सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही पूर्ण है, पूर्ण ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है। फिर इसके बाद लिखा है कि पूर्ण मूल्य में स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य, शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित है। फिर इसके बाद लिखा है प्रकारांतर से संबंधों की स्थिति इस प्रकार से है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, है ना, और स्वामी इस रूप में है। और उसमें माता पिता को जन्मदाता, प्राणदाता, जीवन दाता, विद्यादाता, भाई बहन को जन्म सिद्ध व्यवहार सिद्ध, पति पत्नी को मर्यादा वश जो है मानवीयता पूर्ण विधि से यतित्व सतित्व, गुरु में निपुणता, कुशलता, पांडित, और शिक्षार्थी विद्यार्थी जिज्ञासु के रूप में शिष्य, और स्वामी जो है वो स्वामी ईस्ट जो है, उपासना में स्वामी ईस्ट है, और व्यवस्था में विशिष्ट है, और व्यवहार में शिष्ट है। इस तरीके से संबंधों को डिफाइन किया। फिर लिखा है कि मानव का प्रथम परिचय परिवार में स्पष्ट होता है, प्रतिभा व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में प्रमाणित होता है, और आचरण का प्रकटन जो है प्रकटन का भी
परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है, इसलिए परिवार के महत्व को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया। उसकी विशेषता अनुसार ही विशाल और विशालतम सीमा जो है वो सिद्ध होती है। यानी परिवार की जो विशेषता अनुसार ही परिवार की विशालता और विशालतम सीमा जो है वो सिद्ध होती। फिर इसके बाद मूल बात मेरे ध्यान में आ रही है, वो आ रही है कि न्याय का ध्रुवीकरण, न्याय मानव न्याय का याचक है, इसलिए संज्ञानशीलता ही एकता की दिशा है जो बोध, संबोध, प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है। साथ ही यही अग्रिमता का कारण है और गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक सतर्कता सजगता के रूप में स्पष्ट है। तो यहाँ न्याय की बात आई है। फिर इसके बाद अनुभव में कहा कि परमानंद प्रतिष्ठा है, विचार में समाधान प्रतिष्ठा है, व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा है और इन प्रतिष्ठा के लिए मानव जो है चिर पिपासु है। फिर ये कहा कि अनुवात्मक आध्यात्मवाद जो है वो परमानंद प्रतिष्ठा के लिए, समाधानात्मक भौतिकवाद समाधान प्रतिष्ठा के लिए, व्यवहारात्मक जनवाद का जो लक्ष्य है वो न्याय और प्रेम प्रतिष्ठा के सूत्र के रूप में है। फिर एक और बात आई है, तो ये कहा कि समाधान प्रतिष्ठा की निरंतरता ही प्रेम प्रतिष्ठा है और प्रेम प्रतिष्ठा की निरंतरता ही परमानंद प्रतिष्ठा है। प्रेम प्रतिष्ठा ही सतर्कता है जिसको अपन क्रियापूर्णता कह रहे हैं और परमानंद प्रतिष्ठा ही सजगता है जो आचरण पूर्णता है। फिर ये कहा कि वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता में समाधान है, चित्त और बुद्धि की एक सूत्रता में प्रेम है और बुद्धि और आत्मा की एक सूत्रता में परमानंद प्रतिष्ठा पाई जाती है। फिर सुख शांति संतोष आनंद को स्पष्ट किया है। फिर इसके बाद ये आया है नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार बराबर मानवीयता पूर्ण जीवन व अति मानवीयता की ओर स्पष्ट संभावना और अध्ययन। इसके बाद लिखा है मानवीयता पूर्ण अति मानवीयता की स्पष्ट संभावना एवं अध्ययन बराबर निर्भम ज्ञान। फिर ये निर्भ्रम ज्ञान जो है वो विवेक सम्मत विज्ञान है। विवेक सम्मत विज्ञान ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि है। बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ही अखंडता, अखंडता ही सामाजिकता और सामाजिकता ही स्वर्गीयता, स्वर्गीयता ही अभय। इस तरीके से उन्होंने आपस में इनके अंतर संबंधों को स्पष्ट किया है। फिर ये लिखा है कि जो इस सब तक पहुंचने की जो विधि है तो उसमें कहा कि 3 विधियों का प्रयोग हुआ है, विरोध का विरोध, विरोध का दमन और विरोध का विजय। तो उन्होंने कहा कि जो 2 विधियां हैं वो असफल हुई हैं, तीसरी विधि सफल है ना। तो तीसरी विधि है विरोध पर विजय। और पाठक जी यहाँ पे ये वस्तुगत सत्य, व्यवहारगत सत्य, विचारगत सत्य, अनुभवगत सत्य, जैसे वस्तुगत सत्य के सिवाय जितने 3 चीजें लिख रखी हैं ये पहले कहीं नहीं आई है। वस्तुगत सत्य के सिवाय व्यवहारगत सत्य, विचारगत सत्य, अनुभवगत सत्य, ये क्या चीज है? वस्तुगत सत्य, व्यवहारगत सत्य है ना, और विचारगत सत्य और अनुभवगत सत्य में कोई मतभेद नहीं है। व्यवहारगत सत्य जो है वो न्याय है ना। विचारगत सत्य जो है वो समाधान है और जो अनुभवगत सत्य है वो जिसको अपन सहअस्तित्व कह रहे हैं। और जो वस्तुगत सत्य है वो रूप पूर्ण स्वभाव धर्म है। ऐसा व्यवहार कोई मतभेद नहीं है क्योंकि ये सभी सार्वभौमिक है। ऐसा व्यवहारगत सत्य न्याय है, विचारगत कहीं दर्शन में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। किसमें नहीं लिखा है? और कहीं नहीं,
हाँ, इसमें आया है। हाँ, व्यवहारगत सत्य, विचारगत सत्य, ऐसा और कहीं मतलब एक्चुअली जो जिसको हम लोग नियम न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं वो सब सत्य है। जैसे 9 स्थापित मूल्य कह रहे हैं तो वो स्थापित मूल्य प्रेम ही है, मतलब प्रेम ही 9 मूल्यों के रूप में है ना। तो उसी तरीके से जो सत्य है वो तो एक ही है जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं, लेकिन जब ये विचार में आता है तो वो समाधान है, व्यवहार में आता है तो न्याय है ना। और जब हम किसी वस्तु में देखते हैं तो वो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में से, इसलिए ये वाला भाषा दिखा है। तो इसीलिए इसको आगे ये भी लिखा है कि चलिए। सत्य सत्यता ही स्थिति है। मतलब सत्य, सत्य का मतलब है जो संप्रक्तता है, जिसको अपन व्यवहार का सत्य बोल रहे हैं ना। और सत्यता का मतलब है व्यवहार, और सत्य का मतलब है उसमें जो न्याय है। तो इस तरीके से सह अस्तित्व है ना। सत्य और सत्यता ही स्थिति है, जो सह अस्तित्व है। अच्छा, यही इसका मीनिंग निकलता है ना। ठीक है, जी। फिर हम लोग आ गए कहाँ? यही थे, यही थे अपन, इसी में यहीं पे थे। यही थे, आगे चलिए। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि मूल बात इसमें इतनी है। फिर ज्ञान ही प्रेम और प्रेम ही ज्ञान है, ये सब हो गया। फिर अनुभव की निरंतरता ही परमानंद है, अनुभव स्थापित मूल्यों में से के लिए। फिर स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य जो है वो देश काल से बाधित नहीं है। प्रत्येक हाँ, संबंध में निहित स्थापित मूल्य निकट व ये भी शायद पहली बार ही कहीं सुना होगा। प्रत्येक संबंध में निहित स्थापित मूल्य निकट व दूर, भूत भविष्य और वर्तमान से प्रभावित नहीं है ना, ऐसा लिखा। हाँ जी, तो प्रत्येक प्रत्येक स्थापित मूल्य जो है वो तीनों कालों में और सभी देशों में एक सा है, यानी अपरिवर्तनीयता है उसमें, है ना। फिर लिखा है अर्थ, अर्थ ही मूल्य, मूल्य ही अर्थ है। एक ये बात यहाँ पर आई है। फिर लिखा है कि जीने के लिए, समृद्धि एवं जीवन के लिए समाधान और अनुभूति की आवश्यकता तथा अनिवार्यता है। और फिर लास्ट में जाके देखते हैं तो अंतिम जो अध्याय है, तो शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है, यही सभ्यता और शिक्षा है। प्रत्येक मानव में किसी से शिक्षित होना, किसी को शिक्षित करना प्रसिद्ध है। शिष्टता में ही उपयोगिता व सुंदरता संयत रूप में प्रयुक्त होती है। संयमता ही सदुपयोग है, सदुपयोग ही सुरक्षा ही सतर्कता का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा ही सतर्कता का प्रत्यक्ष रूप है, यही सामाजिकता का कार्य कारण एवं लक्ष्य है। शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है, मानवीयता में शिष्टता की प्रतिष्ठा व अखंडता है, यही सफल जीवन का प्रत्यक्ष रूप है, जो अखंड समाज में 10 सोपानी व्यवस्था में अनिवार्यतः अनुवर्तनीय है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें मूल रूप से जो इस अध्याय का जो शीर्ष है वो समाज व्यवस्था है। तो समाज व्यवस्था के तीन जो है वो 3 रूप में समाज व्यवस्था की बात आई है। इसके बाद भ्रमित समाज क्यों असफल है उसकी बात आई है। फिर ये जो अखंडता किस तरीके से मानव के व्यवहार विचार और उसमें पहचानने में आती है, उसको उसका विश्लेषण और विवेचना इसमें की गई है। और फिर जो विधि नीति और व्यवस्था के अंतर संबंध को जो है स्थापित किया गया है, वो मानव के आचरण में वो किस तरीके से परिलक्षित होती है। फिर ये संबंधों में कैसे पहचानने में आते हैं ना, तो संबंधों में मूल्यों का
जो प्रत्येक संबंध में स्थापित और शिष्ट मूल्य जो है वो किस तरीके से स्पष्ट और प्रमाणित है, उसको इसमें उन्होंने बताया कि जागृत मानव परंपरा में यानी 10 सोपानी व्यवस्था में इसको किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार से समाज जो है, जिसको अपन समाज व्यवस्था कह रहे हैं, उसका बुनियाद, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जोड़ने वाला जो वस्तु है उसको स्पष्ट किया गया है ना इसमें। फिर इसमें और कुछ मुद्दा है बात करनी? नहीं चल सकते आगे? आगे चल सकते हैं। फिर 10वें अध्याय में आ गए। तो 10वें अध्याय में जो है मानव संस्कृति की बात आई है। मानवीयतापूर्ण आचरण और व्यवहार को स्मरण में लाने, प्रेरणा प्रदान करने और मार्गदर्शन करने योग्य जो क्षमता है वही मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति मानवीयतापूर्ण आचरण को स्मरण में लाने, यानी हम लोग मानवीय जो जिसको अपन संस्कृति कहते हैं, तो जैसे हम बहुत सारे संस्कार जन्म से मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार होते हैं। फिर हम बहुत सारे उत्सव मनाते हैं ना, और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों को करते हैं। ये सब संस्कृति का हिस्सा है ना, और उसमें शिक्षा भी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये सबको सम्मिलित रूप से देखें तो इन सब का प्रयोजन क्या है? तो मानवीयतापूर्ण आचरण और व्यवहार को स्मरण में लाना, और दूसरा है प्रेरणा प्रदान करना, और तीसरा है मार्गदर्शन प्रदान करने योग्य जो क्षमता है, उसी को मानव संस्कृति कह रहे हैं, है ना। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। तो संस्कृति को आचरण में लाना सभ्यता है, दायित्व व कर्तव्य निर्वाह ही सभ्यता का प्रत्यक्ष रूप है। फिर संस्कृति और सभ्यता ही सामाजिकता को सिद्ध करती है। तो संस्कृति कैसे सभ्यता बनती है और सभ्यता कैसे कर्तव्य दायित्व निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होती है, और कर्तव्य दायित्व निर्वाह की निरंतरता किस तरीके से सामाजिकता को सिद्ध करती है। तो ये इनके आपस में अंतर संबंध को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। फिर लिखा है कि संस्कृति ही विधि और सभ्यता ही नीति है, और विधि और नीति की संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है। तो उसको और भी स्पष्ट किया विधि, नीति और व्यवस्था के रूप में संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था को, है ना। फिर जागृति अनुरूप नियंत्रण प्रकृति के चक्र त्रय में द्रष्टव्य है। प्रत्येक मानव में संयमता बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र में है। तो जिसको हम लोग संयमता कह रहे हैं, तो मानव के जो 4 आयाम में से 3 आयाम में संयमता का पहचान होता है। तो बौद्धिक संयमता विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में सामाजिक संयमता, और व्यवसाय आयाम में प्राकृतिक जो क्षेत्र है उसमें संयमता का पहचान होता है। जो अनुभव, समाधान, व्यवहार और आचरण और उत्पादन के रूप में प्रत्यक्ष है सभी। फिर लिखा है कि अनुभव, प्रतिष्ठा एवं समाधान क्षमता में से के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। प्रत्येक प्रयास में जागृति की अभिलाषा समाई हुई है, और जागृति के अनुरूप ही गुणात्मक परिवर्तन निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में सफल होता है। फिर लिखा है कि वो स्पष्ट योजना एवं प्रमाणों के रूप में रहती हैं। अध्ययन पूर्ण क्रियाएं स्पष्ट योजना एवं प्रमाणों के रूप में। तो योजना का मतलब होता है सर्व शुभ फल परिणाम के लिए किए जाने वाले कार्यों का व्यवहार निश्चयन और प्रक्रिया का निश्चयन जो है उसको योजना कह रहे हैं। फिर विचारपूर्ण जो क्रियाएं हैं वो योजनात्मक कार्य व्यवहार के रूप में, और कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता अग्रिम शोध
और अनुसंधान के लिए उपयोगी और सिद्ध होती हैं। यही मानव के उत्थान, उत्थान का मतलब है निर्भ्रमता की ओर गति, प्रगति, प्रगति का मतलब आगे की ओर गति, गति या समाधान, समृद्धि, संपन्नता की ओर गति या श्रेष्ठता के लिए जो गति, उसको प्रगति कह रहे हैं। और सदगति, सदगति का मतलब है जागृति सहज मानवीय लक्ष्य संपन्नता की ओर स्थिति गति। तो ये कहा कि ये जो अध्ययन और विचार और कल्पनात्मक क्रियाएं हैं, यही मानव के उत्थान, प्रगति और सदगति, विकास, संतुलन पूर्वक सामाजिक जीवन के रूप में प्रत्यक्ष हैं, जो सह अस्तित्व है। फिर लिखा है कि जो सामाजिकता, संस्कृति व सभ्यता की व्यवस्था की विविधता तब तक रहती है, जब तक रहेगी तब तक युद्ध के भय का अभाव नहीं है। यदि मान लीजिए सामाजिकता, संस्कृति और सभ्यता की व्यवस्था की विविधताएं बनी रहेंगी, तो तब तक जो है युद्ध के भय का अभाव नहीं, युद्ध बना ही रहेगा। संस्कृति एवं सभ्यता की एकता या एकत्व या एकात्मकता ही मानवीयता है। तो शिष्ट मूल्य सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह करना मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है, जिसमें व्यक्तित्व समाया रहता है। इसमें उपयोगिता व कला मूल्य समर्पित होता है। इसी के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसमें मूल्य इतना ही है बस, ये 10वां अध्याय जो है। तो उसमें पहले ये कहा कि जो संस्कृति का कारण क्या है, तो बताया कि आचरण और व्यवहार को स्मरण में लाना, प्रेरणा प्रदान करना और मार्गदर्शन कराने योग्य जो क्षमता है, उसको मानव संस्कृति कह रहे हैं। फिर ये बताया कि जिसमें जन्म से मृत्यु तक वैध घटनाओं के निर्वाह पक्ष का समाया रहना आवश्यक है, क्योंकि यही संस्कृति जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी को प्रदत्त हुआ करती है ना। और संस्कृति को आचरण में लाना सभ्यता है। दायित्व निर्वाह का ही यह प्रत्यक्ष रूप है। मानव संस्कृति सभ्यता ही सामाजिकता को सिद्ध करती है। यही मानव की उपलब्धि एवं लक्ष्य एवं कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि इसमें इतना ही था ध्यान देने योग्य, जो मैंने आपके सामने रखा है। फिर लिखा है एक जगह और ये बात है कि मानवीयता का सम्मान, संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं आचरण का पालन न करना ही द्रोह है, जिससे समाधानपूर्ण व्यवहार सिद्ध नहीं होता, फलता है इसका विद्रोह है। यह वाद विवादात्मक स्थिति अमानवीयता की सीमा में युद्ध परंपरा के रूप में है, और इसीलिए अमानवीयता से मानवीयतापूर्ण जीवन में संक्रमित होने यहाँ पे 11वां अध्याय जो है पूरा हो गया। दसवां पूरा हो गया है ना, 11वें पे आ गए। तो 11वां अध्याय है प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। तो
लिखा है कि व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। तो प्रतिभा, व्यक्तित्व का मतलब है मानवीयतापूर्ण जो आचरण और पोषण में सहायक जो आहार विहार व्यवहार है, उसको मिला के व्यक्तित्व कह रहे हैं। और प्रतिभा का मतलब है समझदारी ईमानदारी का संयुक्त स्वरूप, या जिसको अपन ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता बोलते हैं। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। यहाँ पर अर्थ का मतलब है जो मानव के जीने का अर्थ है ना, जीने का अर्थ उस रूप में मानव जीवन, यही मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है ना। व्यक्तित्व व प्रतिभा संपन्न विचार ही आचरण व्यवहार उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी है। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है और प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था विस्तार ही है। व्यक्तित्व का यह आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण स्पष्ट रूप में प्रतिभा का उदय है जो अनुकरणीय है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन ही जीवन है जो सतर्कता सजगता है। मानवीयता पूर्वक ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तात्रय के अतिरिक्त मानव में से के लिए अभिव्यक्ति नहीं है। फिर इसके बाद एक यहाँ पर सूत्र दिया है कि जागृति पूर्वक प्रतिभा और व्यक्तित्व व्यवस्था के अर्थ में संतुलन है, यही मानव का सफल जीवन है, यही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मानव के द्वारा स्पष्ट किया जाने वाला मूल्यांकन दर्शन सत्ता में ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण एवं उसकी सफलता है। फिर कह रहे हैं कि यही उसकी क्षमता योग्यता पात्रता पर, यही उसकी जागृति विधि पर, यही संस्कार पर, यही शक्तियों के सदुपयोग और प्रयोजनशीलता पर, यही वातावरण एवं अध्ययन पर, यही संस्कृति और सभ्यता पर, यही व्यवस्था पर, यही विधि और व्यवस्था नीति पर, यही प्रबुद्धता एवं प्रभु सत्ता पर, यही विवेक विज्ञान के संतुलन पर, यही निपुणता कुशलता पांडित्य पर, यही दर्शन ज्ञान विवेक विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। ठीक है, अभ्यास को बताया है। मानव के द्वारा स्पष्ट किया जाने वाला मूल्यांकन दर्शन सत्ता में ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है, उसकी एवं उसकी सफलता है। तो ये जो अभ्यास है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि अभ्यास ही उसकी मानव की क्षमता योग्यता पात्रता पर निर्भर करता है। यही तो ये जितने भी बिंदु है वो अभ्यास के संबंध में स्पष्ट किए गए। फिर है संवेदनशीलता और ज्ञान संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति ही चैतन्य इकाई में पाई जाती है। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता और स्वयं में पूर्णता और समाज में अखंडता है। फिर लिखा है समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की जो चरितार्थता है वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में है, और वही इसके लिए शिक्षा और शैक्षणिक क्षमता निपुणता कुशलता के रूप में यही उत्पादन क्षमता है, और उत्पादन यही क्षमता जो है उपयोगिता कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्रतिस्थापित करती है। ये समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता है। उसी तरीके से व्यवहारात्मक जनवादी जीवन का जो मूल तत्व है उसके बारे में लिखा है कि वो जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य है। यह शिष्टता मानवीयता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। इसी शिष्टता में उत्पादन मूल्य समर्पित हैं, क्योंकि
शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित वस्तु मूल्य का संयमन एवं सदुपयोग सिद्ध नहीं होता है। फिर इसीलिए लिखा है कि उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, है ना, समर्पित या संयोजित होते हैं। ऐसा ये पहले भी ये सब बात आ चुकी है। फिर इसमें ये आया है कि समाधानात्मक भौतिकवादी सिद्धांतों के आधार पर ही कृषि एवं प्रौद्योगिकी कार्य में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी उत्पादनों की विपुलता चरितार्थता व प्रत्यक्ष होती है। बहुभोगवादी भौतिकतावादी व्यापार मूलक जो व्यवस्था है वो आद्यांत असफल सिद्ध होती है, क्योंकि उपयोग एवं सदुपयोग की संयमता एवं नियंत्रण मानवीयतापूर्ण नियम त्रय पद्धति से ही सफल होती है, जो स्पष्ट है। फिर लिखा है कि व्यक्तित्व व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व जो है वो शिक्षा व्यवस्था और नीति पर आधारित होना पाया जाता है। यही व्यवस्था का स्रोत है। और फिर आगे उसको स्पष्ट किया है कि प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन पूर्ण उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वता कला और कविता संपन्न समाज का है, जिसे सामान्य जनजाति प्रेरणा पाती है, जो तथ्य है। फिर लिखा है कि परस्पर राष्ट्रों में संतुलित सामंजस्य एक सूत्रता को पाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन करने के लिए उन्मुख होना ही होगा। फिर लिखा है कि सार्वभौमिकता ही सभी राष्ट्रों के अनुमोदन के लिए आधार रहेगा। तो सामाजिक सार्वभौमता अर्थात अखंडता ही सभी राष्ट्रों का मूल आशय है। उसकी स्पष्ट सफलता न होने के कारण, मात्र उसके स्पष्ट सफल नहीं हो पाने के कारण ही वर्गीयता है। वर्गीयता का प्रोत्साहन एवं संरक्षण है। यह सभी वर्गीयताएं मानवीयता में विलय होती हैं, ना कि अमानवीयता में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयता जीवन परंपरा की एकमात्र शरण है। फिर इसके बाद लिखा है कि इसी का 10 सोपानी व्यवस्था में निर्वाह करना एक सूत्रता, अखंडता, समाधान, सार्वभौमता है। प्रत्येक संतान में उत्पादन व्यवहार एवं व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावकों में भी अनिवार्य रूप से रहता है, क्योंकि जो शिक्षा है वो पहली शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, तृतीय शिक्षा जो है वो परिवार के संपर्क सीमा से, चतुर्थ शिक्षण संस्थानों से और पंचम वातावरण से, यानी प्रधान रूप से जो प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन आदि से, और छठवां जो है प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिकता यानी उष्ण शीत वर्षामान से प्राप्त होती है। इस तरीके से शिक्षा जो है वो पहचानने में आती है। फिर इसमें लिखा है अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है। नियम समाधान में से के लिए है, न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है, जो प्रसिद्ध है। यही व्यवहारात्मक जनवाद को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की कामना जो है व्यवहारात्मक जनवाद का आधार है। मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन होना ही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो। अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा
है, यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा के अनुरूप व्यवहार, व्यवस्था, प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। तदानुसार ही व्यवस्था व शिक्षा सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र में जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादी व्यवस्था और शिक्षा से जनजाति में व्यवहार, जनजाति में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। क्या बोला? जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादी व्यवस्था और शिक्षा से जनजाति में व्यवहार, जनजाति में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। ये लिखा है कि जागृत मानव परंपरा में जनाकांक्षाएं सार्थक होना पाया जाता है। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना, सत्य संपन्नता ही साम्यतः जनाकांक्षा है। इतने ही बिंदु जो है इसमें मुख्य रूप से पहचानने में आ रहे हैं ना। इसमें कोई चर्चा का बिंदु है इसमें? हाँ जी, चलिए कोई साहब बोलिए। हैं? आगे चलिए सर। आगे चले। हाँ जी। तो अगला है अध्याय है न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही साम्य जनाकांक्षा है। जो अपन ने अभी लास्ट में पढ़ा था, ये जो पढ़ा था ना, सही न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना, सत्य संपन्नता ही साम्यतः जनाकांक्षा है। तो इसी को आगे इसमें स्पष्ट किया है। जब तक न्याय के संदर्भ में जनमतगत मतभेद है, तब तक व्यवहारात्मक जनवाद नहीं है। तो व्यवहारिकता के विपरीत अव्यवहारिकता ही द्रष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह विद्रोह, आतंक, भय, संचय, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है। यह युद्ध के लिए तत्परता, ये सब मानव के समाधान और समृद्धि के अवरोधक तत्व हैं। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं असमृद्धि का प्रसव नहीं है। इस प्रकार से मानव ही प्रतिभा और व्यक्तित्व के असंतुलन वश गलती एवं अन्याय में प्रवृत्त होता है। फलतः मंगल कामना रहते हुए भी अमंगलकारी कर्म करता है। अमंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार, परंपरा, सामाजिकता के लिए सहायक सिद्ध नहीं है। और यही सत्यता मानव को मंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुशीलन के लिए प्रेरणा है। यही अभ्युदयशीलता के लिए उदय तथा मंगलमयता के लिए मार्ग और मांगलिकता पूर्ण जीवन यात्रा एवं शुभ परंपरा की घटना है। फिर कह रहे हैं कि न्याय और समाधान जो है वो सार्वभौम सत्य है। यह देश कालाबाद है। फिर आगे कहा गया कि सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्यता ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता है, सफलता ही सतर्कता है और सतर्कता सजगता ही सामाजिकता का लक्षण है। ये सूत्र आ रहा है ना, सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्यता, निर्विषमता ही सत्यता। सत्यता का मतलब होता है कि अपने अपने जो मौलिकता के अनुरूप अभिव्यक्ति कर पाना। जैसे मानव में जो मौलिकता है वो मानवीयता है। तो जब तक निर्विषमता नहीं रहेगी तब तक सत्यता नहीं आएगी, यानी मानवीयता के रूप में जो उसकी मौलिकता है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो सत्यता की अभिव्यक्ति होगी तो यथार्थता आएगी। यथार्थता का मतलब है जो उसमें अर्थ है, मानवीयता के रूप में जो अर्थ है वो प्रकाशित होना, वो यथार्थता है। यथार्थता से निर्भ्रमता और निर्भ्रमता से अखंडता, अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता।
इतना ही इस अध्याय में है। फिर 13 में आ जाते हैं। 13 में लिखा है सतर्कता सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता। तो 13वें अध्याय में कहा गया है कि सतर्कता सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता सहज चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है, यही व्यक्तित्व और प्रतिभा के संतुलन एवं जीवन की प्रतिष्ठा है, जिसका सामान्यीकरण ही मानव की 10 सोपानी व्यवस्था में सफलता और चरितार्थता है। सतर्कता सजगता व्यक्ति में व्यक्तित्व के रूप में है, परिवार में समाधान के रूप में, समाज में अखंडता के रूप में है, और सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, और अंतरराष्ट्रीयता में सहअस्तित्व के रूप में है, जिसके लिए मानव में चिर पिपासा है। फिर ये कहा गया कि संस्था ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही विधि नीति पद्धति है, विधि नीति पद्धति ही संस्था है। फिर संस्था की ये 10 सोपानी स्थिति में 10 संस्थाओं की बात हुई है। परिवार सभा, परिवार समूह सभा, परिवार मोहल्ला सभा, मोहल्ला परिवार सभा से लेके राज्य परिवार सभा तक। फिर कहा यही अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था का स्वरूप है, अखंडता ही समाज का प्रधान लक्षण है। विगत में भ्रमवश सीमांतवर्ती ये संस्था में धन के उपार्जन सहित शारीरिक बलपूर्वक सुरक्षा एवं सदुपयोगता के प्रयास हुए हैं, यही व्यक्ति पूजा परंपरा का कारण है। इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थतावश पराभव हुआ और सदुपयोगता वह असफलतावश द्रोह विद्रोह का प्रसव हुआ और अंततः वर्ग संघर्ष के लिए मनुष्य बाध्य हुआ। इस प्रकार यही प्रकारांतर से वर्गों के रूप में प्रस्फुटित होते गए, जिसमें प्रधानतः युद्ध शक्ति का विस्तार हुआ। ऐसी संस्थाएं जो है राजनीतिक पद्धति प्रणाली का प्रयोग करती आ रही हैं, साथ ही वर्ग भावना आचरण और व्यवहार को प्रश्रय प्रदान करती रही हैं। इसके कारण ही अर्थ का दुरुपयोग होना भावी हुआ है। वर्ग सीमा में अखंडता नहीं है। फिर लिखा है कि जब तक मानव जीवन में अखंडता नहीं है तब तक भय से मुक्ति नहीं है, और जब तक भय से मुक्ति नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, और जब तक स्वतंत्रता नहीं है तब तक अपव्ययता का अभाव नहीं। फिर यही चाहने और करने के बीच में दूरी है, यही अंतर्द्वंद है, आत्मविश्वास का अभाव है, स्वयं के विश्वास में सशंकता और भय का कारण है, यही पीड़ा है। अंतर्द्वंद से मुक्ति के लिए प्रत्येक मानव प्रत्येक स्तर पर अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा एवं मानवीयता की सीमा में नियम त्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा। फिर आगे लिखा है कि जो व्यक्ति वर्गवाद से ओतप्रोत रहता है वह उस वर्ग की सीमा में अत्यंत सौजन्यता पूर्वक प्रस्तुत रहता है और अन्य वर्ग के साथ निष्ठुरता पूर्वक प्रस्तुत होता हुआ देखा जाता है। इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वर्ग सीमा में मानव की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। अपरिपूर्णता वश ही स्वयं में स्वयं का विश्वास नहीं हो पाता है। यही घटना प्रत्येक मानव में पराभव का कारण होती है, जिसे विभव की परंपरा में पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण स्थली है या शरण है। फिर इसमें एक कहा कि ये जो समुदाय जो वर्गवाद है उसमें बहुत सारे प्रयोग जो है वो हुए हैं। तो वर्ग और समुदायवादी संस्थाओं में एकाधिकारवाद, प्रभुतावाद, नायकवाद, अधिनायकवाद, बहुनायकवाद, अल्पसम्मतिवाद, बहुसम्मतिवाद के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं, और ये सब जो है सार्वभौमिकता के अभाव बस ही पराभव को प्राप्त हुए हैं या असफल हुए हैं। इसका जो साक्ष्य समर प्रयास है, इसलिए सतर्कता सजगता का स्पष्ट होना आवश्यक है। ठीक है। फिर अगले अध्याय में आगे तो भ्रमित मानव समुदाय की प्रथम अवस्था, वो कह रहे हैं कि आस्था व प्रलोभन युक्त समुदाय
एवं उन्मुक्त व अनियंत्रित अर्थव्यवस्था से प्रभावित समुदाय ही वर्ग है, जो द्वितीय अवस्था है। फिर लिखा है कि वर्गवादी समुदायवादी प्रवृत्ति अन्य वर्ग एवं समुदाय पद्धतियों से भिन्न है या विरोधी है। परस्पर विरोध के बिना वर्गीयता या सामुदायिकता की स्थिति नहीं है। तो वर्गीय व्यवस्था में धन का संपत्तिकरण होता है और संपत्तिकरण प्रक्रिया में शोषण, दलन, दमन वर्ग सम्मान की सीमा में सीमित हो जाता है। फलतः लोभ एवं संग्रह प्रवृत्तियों का संरक्षण, प्रोत्साहन एवं पुष्टि होती है। इसके कारण से शिक्षा व्यवस्था भी व्यवसाय या वर्ग सम्मान की सीमा में सीमित हो जाती है। यही सीमाएं वर्गीय सम्मान या वर्गीय अस्मिता भी कह सकते हैं एवं अस्तित्व की निरंतरता के लिए संघर्ष करने और उसके लिए पर्याप्त साधनों का संग्रह करने के लिए बाध्य करती है। यही बाध्यता विशालता को संकीर्णता में परिवर्तित करती है और ये संकीर्णताएं जो है स्व अस्तित्व और उसकी अक्षुण्णता के महत्व की अपेक्षा में दूसरे के अस्तित्व और उसकी अक्षुण्णता को महत्वहीन स्वीकारती हैं। ऐसी वैचारिक प्रक्रिया वश ही मनुष्य की परस्परता में आतंक एवं भय की पीड़ा है। यही वर्गीय जीवन एवं जीवन प्रक्रिया का मूल कारण एवं परिणाम है। इस तरीके से वर्गीयता में जो भी समस्या, संकट, अपराध, युद्ध, शोषण है, उस सबको यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। फिर ये भी कहा कि वर्गीयता जो है भय, सशंकता, अविश्वास से मुक्त नहीं है। यही जो है संग्रह प्रलोभन का प्रथम कारण है। फिर संग्रह आदि जो 5 प्रवृत्तियां हैं अमानवीयता की सीमा में क्रियाशील है, ना कि मानवीयता की सीमा में। वर्ग चिंतन प्रणाली दूसरे वर्ग के साथ निर्विषमता को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुई है। इसी असमर्थता वश स्वाहित साधन के लिए दूसरे के अहित साधन कर जाता है। स्वाहित साधने के लिए दूसरे का अहित जो है हो जाता है। यही व्यवहार आचरण शिक्षा व्यवस्था पद्धति में प्रकारांतर से अवतरित हो रहा है और यही समर सामग्री के संग्रह और समर के रूप में यानी युद्ध के रूप में द्रष्टव्य है। इसका निराकरण केवल मानवीयतापूर्ण चेतना संपन्नता में है। हर मानव मूलतः शुभ को चाहते हैं। हर मानव मूलतः शुभ को चाहते हुए भी वर्ग समुदाय मानसिकता में ढल जाता है। इसी विधि से शुभ चाहते हुए अशुभ कार्य के लिए हर सामान्य व्यक्ति का सहमत होना पड़ता है। सर्वाधिक व्यक्ति किसी वर्ग या समुदाय के पक्षधर ही हैं, भ्रमित उसमें है ना। फिर लिखा है कि परिवार या वर्ग के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रत्येक समय में संकीर्णता की सीमा असहनीय हुई है। इसी कारण वह सुधार की अपेक्षा में शोषण, संचय या अतिवादी व्यवस्था, शिक्षा एवं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन व्यवहार का विरोध हुआ है। शोषण एवं संचयतावादी व्यवस्था एवं व्यवहार अंततोगत्वा मनुष्य के लिए क्रांतिकारी घटना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अतिभोग प्रवृत्ति अपव्यय से मुक्त नहीं है। सुविधा एवं अतिभोग प्रवृत्ति चारित्रिक सिद्ध नहीं है। अतिभोग प्रवृत्ति अपव्यय से मुक्त नहीं है। अतिभोग सुविधा एवं अतिभोग में प्रसक्त पाया जाता है। अतिभोग प्रवृत्ति नैतिकता को सिद्ध नहीं करती। अतिभोग प्रवृत्ति जो है उत्पादन में शिथिलता का कारण है। अतिभोग प्रवृत्ति लोभ एवं संग्रह के लिए त्रसित है। अतिभोग प्रवृत्ति प्रधानता हीनता एवं हीनतावादी व्यवहार है, प्रौद्योगिकी का कारण है। हीनता स्वयं में विश्वास का ना होना है। अतिभोग प्रवृत्ति असंतुलन का प्रधान कारण है। अतिभोग प्रवृत्ति सामाजिक नहीं है। तो अतिभोग प्रवृत्ति को यहाँ पर उसके बहुत सारे आयामों को स्पष्ट किया है।
समृद्धि शुद्धता आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, ना कि हीनता दीनता क्रूरता पूर्वक किया गया उपार्जन। इसीलिए व्यक्ति व परिवारगत स्वतंत्रता, स्वत्व स्वतंत्रता और संपत्ति व अधिकार व्यवहार व्यवस्था पद्धति का भी प्रयोग हुआ है। व्यक्ति व परिवारगत स्वतंत्रता, व्यक्ति व परिवारगत स्वत्व स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकार विहीन व्यवस्था पद्धति का भी प्रयोग हुआ है, जो व्यक्ति की सीमा में ससंगता, परिवार की सीमा में संदिग्धता का प्रधान कारण हुआ है। इस प्रकार व्यवस्था भी एकाधिकारवाद, अल्पमतवाद और बहुमतवाद के आधार पर आधारित रही है। फिर लिखा है कि ऐसी संस्थाएं भी लाभोन्मुखी एवं संपत्तिकरण प्रक्रिया से मुक्त नहीं हुई। फलतः व्यक्ति में पराधीनतावश ससंगता एवं यांत्रिकता के लिए व्यवस्थावश अनिश्चितता एवं क्रांति विहीनता वैयक्तिक विकास में अवरोधवश आतंक, मनुष्य की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के असंतुलनवश संदिग्धता, व्यक्तित्व का उत्पादन पर स्वत्व एवं अधिकार विहीनता, जीवन में अविश्वास एवं भय द्रष्टव्य है। ये सभी प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर घटित हुई हैं, जबकि सामाजिकता एवं सामाजिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य भय मुक्ति प्रदायिता ही है। प्रत्येक राजनीतिक और धर्मनैतिक संस्था भय मुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही वाद विवाद, विरोध एवं युद्ध साहित्य का संग्रह करती है, जो मूल उद्देश्य के लिए अनावश्यक या विरोधी सिद्ध हुई है। इसका निराकरण मात्र मानवीयतापूर्ण धर्म नीति और राजनीति का अनुसरण है। तो भ्रमित मानव समुदाय या वर्ग को जो है उसके आचरण, उसको जो है स्पष्ट किया, उस सबके मूल में अतिभोग प्रवृत्ति को जो है उसकी विवेचना करी है, उसकी व्याख्या करी। फिर इसके बाद अध्याय 15वां है। 15वां में है लाभ उत्पादन नहीं है। तो सबसे पहले लाभ को परिभाषित किया, कम प्रदाय के बदले में अधिक वस्तु सेवा पाना लाभ है, और यही जो लाभ है ये शोषण का प्रत्यक्ष रूप है। फिर लिखा है कि श्रम नियोजन का परिणाम ही उत्पादन है, जिसमें उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य जो है सिद्ध होता है। श्रम नियोजन से समृद्धि होती है, ना कि लाभ से, क्योंकि मुद्रा पर आधारित वाणिज्य में लाभ हानि की संभावनाएं होती हैं। यह दोनों स्थिति उत्पादन व उत्पादक के लिए सहायक नहीं है। वाणिज्य कर्म जो है वो शुद्धतः विनिमय के अर्थ में उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक सिद्ध होता है, ना कि लाभ के अर्थ में। तो इसीलिए उत्पादन
प्रयास आवश्यकता पर आधारित होता है, जबकि लाभाकांक्षी वाणिज्य कर्म जो है वो मांग पर आधारित होता है। तो इसके बाद जो लाभ के कारण से क्या होता है, कैसे वस्तुओं का संग्रह होता है और जो है उसके और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए जो भी कुछ होता है उसको व्याख्या किया और कहा कि यही प्रक्रिया आगे जाके पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि जो इसका निराकरण है वो केवल श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति का अनुसरण ही है। फिर कहा कि लाभ संग्रह होता है ना कि उत्पादन। तो लाभ का जब मौद्रीकरण हो जाता है तब वो संग्रह के रूप में रहता है, या फिर कई जगह वस्तुओं को की जो जमाखोरी होती है ना उस रूप में भी संग्रह होता है, और उसका जो मूल प्रयोजन होता है कि और पूंजी बनाना है ना। तो लाभ निर्मित पूंजी ही वस्तु विनिमय में असंतुलन का प्रधान कारण है। पूंजी अधिक लाभ से निर्मित होती है जो प्रत्यक्ष शोषण है, और यही अधिक लाभ के लिए नियोजित होती है। फिर जो पूंजी का संग्रह होता है वो और अधिक लाभ के लिए नियोजित होता है। फिर कहा गया कि उत्पादन का जो संबंध है वो विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य एवं स्वास्थ्य संरक्षण से है। इन पांचों की एक सूत्रता उत्पादन के लिए अनिवार्यता है। यही व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल्य विहीन संबंध नहीं है, संबंध विहीन व्यवस्था एवं व्यवहार नहीं है। उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। यह उस समय तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण न हो जाए। ये लिखा है कि विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, ना कि सुविधा संग्रह के अर्थ। ये लिखा है कि लाभ का प्रथम रूप ही शोषण है और इसका प्रत्यक्ष रूप ही पूंजी एवं वस्तुओं का भंडार है। फिर मानव में श्रम जो है निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में समझदारी होना ज्ञातव्य है, जो चैतन्य क्रिया का अधिकार है। इसी अधिकार व जड़ प्रकृति की यांत्रिकता में वह परिमार्जन एवं परिणाम प्रदान करता है। फलतः उपयोगिता एवं सुंदरता प्रत्यक्ष होती है। चैतन्य क्रिया की यही क्षमता परिवारगत आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं समृद्धि को प्रकट करती है। फिर कहा कि चैतन्य जीवन ही अमर है, शरीर का जन्म और मृत्यु घटना है। फिर कहा कि इस तथ्य को जानने वाली चैतन्य इकाई ही है। मानव में श्रम का मूल रूप भी चैतन्य क्रिया ही है। इस चैतन्य क्रिया में जो संवेदनशील एवं संज्ञानशील क्षमता है वही स्थापित मूल्यों का वाहन, शिष्ट मूल्यों का प्रकटन और उत्पादित वस्तु मूल्यों का मूल्यांकन करता, प्रमाणित होना पाया जाता है। तो सामाजिक जीवन में उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, विनिमय अविभाज्य अंग है। सामाजिक जीवन में उत्पादन, फिर उसका उपयोग, फिर सदुपयोग और विनिमय अनिवार्य अंग है। यही तत्व जीवन में एक सूत्रता, तारतम्यता, अनन्यता और एकात्मकता को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यही स्थापना शुद्धतः व्यवस्था है। फिर इसके बाद अध्याय 16 में विनिमय कार्य जागृत मानव परंपरा में अनिवार्य प्रक्रिया है। उत्पादन को दूसरी वस्तु या सेवा में बदलने के लिए अपनाई गई सुगम पद्धति उसको विनिमय कह रहे हैं, जिसकी सफलता के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं का सहज सुलभ होने के लिए केंद्रों का होना आवश्यक है। यानी केंद्रों को कह रहे हैं जिसको अपन विनिमय कोष कह रहे हैं, कोष के लिए केंद्रों का होना आवश्यक है। उत्पादन कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उसके सहायक तत्व संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। संरक्षण के अभाववश जो है वो ससंगतावश साधनों के अभाव में उत्पादन
सामग्रियों की असंपूर्णतावश और शिक्षा के अभाव में अक्षमतावश, विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु व सेवा में परिवर्तित करने के विघ्नवश उत्पादन में क्षति होती। तो उत्पादन में क्षति के 4 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है संरक्षण के अभाव में, दूसरा है साधनों के अभाव में उत्पादन सामग्री है ना की असंपूर्णतावश, फिर इसके बाद है शिक्षा के अभाव में अक्षमतावश, यदि उसकी शिक्षा नहीं है तो अक्षमता बनी रहती है, फिर विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु व सेवा में परिवर्तित करने के विघ्नवश उत्पादन में क्षति होती है। फिर लिखा है व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप में से उत्पादन और उसके सहायक तत्वों को सर्वसुलभ बनाना है। तो विधि का जो शुद्ध रूप ही सामाजिक मूल्यों एवं जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य व शिष्ट मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन है। ऐसी शुद्ध व्यवस्था के अंगभूत श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति के द्वारा सफल होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मानव शोषण के विरुद्ध है, प्रत्येक मानव न्याय का याचक है, सही करना चाहता है, प्रत्येक मानव भौतिक समृद्धि एवं भौतिक समाधान से संपन्न होना चाहता है। साथ ही प्रत्येक वस्तु में निश्चित श्रम नियोजन होता है। प्रत्येक वस्तु का किसी एक वस्तु की अपेक्षा में श्रम मूल्य निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक स्थान पर सुलभ बना देना ही सहज है, इसी को विनिमय भी कह रहे हैं ना। तो फिर 17वां अध्याय है। 17वें अध्याय में कहा कि ईश्वर तंत्र पे आधारित जो राजनीति और धर्म नीति है वो रहस्यता से मुक्त नहीं है, और रहस्यता में समाधान नहीं है, और रहस्यता अनवरत पीड़ा है। पीड़ा मनुष्य का अभीष्ट नहीं है। इसी के लिए स्वर्ग नरक पाप पुण्य आदि व्याख्याएं यथावत रहस्यमयी बनी रही हैं। इसका निराकरण अर्थतंत्र पर आधारित राजनीति और धर्म नीति है। साथ ही विकास क्रम में पाए जाने वाले उत्थान पतन के आधार पर स्वर्ग नरक व पाप पुण्य की व्याख्याएं रहस्य से मुक्त होती। तो वैज्ञानिक युग प्रधानतः औद्योगिकीकरण तथा उसके युग व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ है। फलतः मानव आर्थिक राजनीति का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुआ। आर्थिक राजनीति लाभाकांक्षी या लाभानुमूलन प्रभेद पद्धति से प्रयोग हुआ है। प्रकारांतर से यह दोनों प्रयोग भय से मुक्त सिद्ध नहीं हुए। तो यही तीसरे विकल्प को आवाहित कर रहा है, और तीसरा विकल्प केवल धार्मिक आर्थिक राजनीति ही है। तो जो भी ईश्वर पे आधारित जो भी राजनीति और धर्म नीति जो मानव ने अपनाई है वो रहस्यता से मुक्त नहीं है, और रहस्यता जो है मानव के लिए पीड़ा है। फिर ये कहा गया कि राज्य संस्था का मूल रूपात्मक दर्शन, जिसके आधार पर निर्धारित विधि और व्यवस्था का सुदृढ़ न होना, अर्थात मानवीयता पे आधारित न होना, और राज्य संस्थाओं की कार्य सीमा में पाई जाने वाली जनजाति में संस्कृति सभ्यता का आधार मानवीयता न होना, ये दोनों कारणों से ही जो है मानव रहस्य में फंसा है। फिर लिखा है कि जबकि संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षणार्थ ही विधि एवं व्यवस्था की स्थापना है। मानव सभ्यता संस्कृति में से के लिए सामाजिकता है, सामाजिकता के लिए उत्पादन, वितरण, उपयोग, सदुपयोगता का होना आवश्यक है। फिर कह रहे हैं इसी कारणवश विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण एवं उसकी अक्षुण्णता सर्व स्वीकार है, और यह मानवीयतापूर्ण सफल और अमानवीयता में असफल सिद्ध होती है। ये लिखा है कि अर्थ संस्कृति में, संस्कृति सभ्यता में, और अर्थ व्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबद्ध है। यही संबद्धता उसकी अन्योन्याश्रयता को सिद्ध करती है। उसकी अक्षुण्णता मानवीयता में सफल, अमानवीयता में असफल होती है। असफलता ही वर्ग संघर्ष, समर, पराभव, भय और आतंक है। ये लिखा है कि सामाजिकता जो है औपचारिक तथ्य नहीं है, अपितु जागृत पूर्व जीने की शैली है। यह केवल वास्तविकता पर आधारित क्रियाकलाप है। वास्तविकता ही नियति क्रम है, नियति क्रम ही विकास है, विकास ही अभ्युदय है, अभ्युदय ही
व्यवहारिकता, व्यवहारिकता ही सामाजिकता है। फिर लिखा है व्यवहार संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का योगफल है। मानव जीवन का अध्ययन कार्यक्रम जो है चतुर्दिशा में वैभव है। विधि अनुभव में, संस्कृति विचार में, सभ्यता व्यवहार में और व्यवस्था उत्पादन विनिमय को स्पष्ट करती है। यही प्रमाण सिद्ध है, यही मूल त्रय को प्रकट करता है। यहाँ तक अपना 17वां अध्याय पूरा हुआ। अभी क्या करना है भाई, 10 बज गया है। बताइए। कौन सा अध्याय पूरा हुआ भैया? 17 पूरा हो गया, 18वें पे हाँ 18 में अभी कितने पेज है? अभी मेरी ख्याल से 18वें से लेके हम लोग 21वें पे आ गए थे ना। अच्छा, 18वें में कितने पेज हैं आप पूछ रहे हैं? हाँ, तो शायद हो सके तो 18वां ले सकते हैं भैया। एक अध्याय और हो सकता है। अभी 10 बजे है ना, फिर 5 मिनट के आसपास तीन पेज हैं। मुझे लगता है कि अगर हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगता है अगर सबकी हाँ है तो हो सकता है। हाँ, इसमें कोई विशेष वो भी नहीं है। हाँ 10 बजे अभी तो 5 मिनट 7 मिनट लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है है ना भैया? फिर तो लिखा है 18वां है प्रत्येक मानव इकाई भय मुक्ति के लिए प्रयासरत है। फिर कहा कि जो भय क्या है, तो संदिग्धता, सशंकता और विरोध ही भय है ना। समाधान के विपरीत में विरोध है। हेलो, संदिग्धता, सशंकता एवं विरोध ही भय है, समाधान के विपरीत में विरोध है। मनुष्य जीवन के कार्यक्रम में मानवीयता में स्पष्ट करने की क्षमता का अभाव ही संदिग्धता, रहस्यता, सशंकता एवं भय है। फिर है कि मूलतः शुभाकांक्षा रहते हुए कार्यक्रम में जो अपूर्णता रह जाती है, वह आकांक्षा के विपरीत फल का कारण बनती है। यही अविश्वास स्थली है। अविश्वास पूर्वक सामाजिकता का निर्वाह नहीं है। इसलिए भ्रमित विधि से संस्था का जो प्रथम और द्वितीय अवस्था में भय से मुक्ति पाना संभव नहीं हुआ है। फिर इसी के बाद लिखा है कि इसी सप्ततावश परिवार और वर्ग व्यवस्था में संदिग्धता से मुक्ति नहीं है। संदिग्धतावश ही जो है समर शक्ति का विकास हुआ है, यानी युद्ध हुए हैं। समर संभावना पर्यंत समाज और सामाजिकता की उपलब्धि नहीं है। फिर समाज और सामाजिकता के बिना मनुष्य आश्वस्त और विश्वस्त नहीं है। प्रत्येक मनुष्य आश्वस्त होने के लिए उत्पादन और विश्वस्त होने के लिए व्यवहार करना चाहता है। जब उसे उपलब्ध नहीं होता है, तब उसमें निराशा, कुंठा होती है। यही भ्रांति पथ चक्र में पाई जाने वाली जो है प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक मनुष्य भ्रांति से मुक्ति चाहता है। वह केवल मानवीयता में सफल, अमानवीयता में असफल होता है। फिर लिखा है कि सफलता के लिए ही मनुष्य ने अशेष प्रयास किए हैं। सफलता चारों आयाम और 10 सोपानी है, व्यवस्था की एक सूत्रता है। यही सहअस्तित्व एवं समृद्धि को प्रत्यक्ष करती है। यही सर्व मंगल जीवन है जिसमें मानव चिर प्रतीक्षारत रहा है, जिसकी संभावना भी सर्वकाल में है। अमानवीय जीवन में अपराध की संभावनाएं चारों अवस्थाओं, पांचों स्थिति में द्रष्टव्य है। तो चारों अवस्थाओं का मतलब है जिसको अपन कह रहे हैं कि बाल कौमार्य। तो बाल कौमार्य अवस्था में जो अपराध है, उसकी संभावना माता पिता के संरक्षण के बिना नहीं है। कौमार और युवा में अज्ञान, कौतूहल बस, माता पिता और साथियों के प्रोत्साहन बस। युवावस्था में मनुष्य में अज्ञान, कौतूहल, प्रलोभन, अत्याशा, कामुकता और अभाव बस, परिवार व साथियों की स्थिति परिस्थिति की व्यवस्था बस अपराध है। फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में अज्ञान, अत्याशा, अभाववश, परिस्थिति बाध्यता पूर्वक अपराध का होना पाया जाता है। फिर लिखा है कि जो बाल अपराध में प्रधान अभिभावकों का, कौमार्य अपराध में प्रधानता जो है परिवार और मित्रों का, और युवावस्था में अपराध परिवार और साथियों का, वृद्धावस्था में अपराध जो है जिस सहायता का होना आवश्यक है। फिर लिखा है कि अपराध का जो मूल रूप है वो अज्ञान ही है। यही अज्ञान जो है वो अत्याशा, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, अक्षमता के रूप में क्रियाशील होता है, जो स्पष्ट है। उपरोक्त वर्णन भ्रमित मानव परंपरा में स्पष्ट है। अपराध एवं निरपराध में सहायक दो ही तत्व हैं,
चाहे अपराध हो चाहे निरपराध होना हो, दोनों में शिक्षा, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, व्यवस्था, नीति, पद्धति और प्रक्रिया, यही जो दो तथ्य हैं, प्रधान कारक तत्व जो है यही है। फिर इसके बाद लिखा है पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक रूप में सामाजिक अपराध हैं। संग्रह, द्वेष, अविद्या, भय, अभिमान के रूप में वैचारिक अपराध हैं। फिर युद्ध, वध, विध्वंस के रूप में राष्ट्रीय अपराध हैं। प्राकृतिक ऐश्वर्य का दुरुपयोग एवं उसके संरक्षण में विघ्न के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं। फिर ये लिखा है कि व्यक्तिगत अपराध सहयोग से, पारिवारिक अपराध प्रोत्साहन से, वर्ग का जो अपराध है उनके संरक्षण योग्य शासन से, और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अपराध अनिश्चितता, अनिर्णयता से ही होते हैं। फिर लिखा है कि अपराध मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, प्रत्येक मनुष्य न्याय पाना चाहता है, सही कार्य करना चाहता है। फिर लिखा है कि यही जो है मानवीयता सहज वैभव है, यही वैयक्तिक व परिवार की स्थिति में आचरण एवं व्यवहार है, इसका व्यवस्था एवं शिक्षा के रूप में उपलब्ध हो जाना ही मानवीयतापूर्ण समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह संक्रमण प्रक्रिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्रम से भावी है। अमानवीयता से मुक्ति पाने के लिए मानवीयता एक संभावना है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर यह मानव का अधिकार एवं स्वत्व है। यही अधिकार और स्वत्व स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरणा है। फिर लिखा है कि पूर्ण स्वतंत्रता दिव्य मानवीयता में ही है। देव पथ चक्र में संक्रमित समाज ही जागृति सह समाज है। इससे पूर्व की स्थिति में सामाजिकता पूर्ण समाज सिद्ध नहीं है। मानवीयता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की प्रस्थापना आप्त कामना सहित प्रमाण पूर्वक विश्लेषण प्रक्रिया सिद्धांतों का उद्घाटन है। यह अनुसंधान क्षमता ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक जागृत इकाई में सबके जागृति के प्रति कामना जागृत होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में प्रत्येक अनुसंधान जन सुलभ होता आया है। जिनमें यह अक्षमता सिद्ध हुई है वे आप्त पुरुष हैं। मानवीयता में ही संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की एक रूपता सिद्ध होती है, अर्थात निर्विषमता सिद्ध होती है। यही धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एकात्मकता को सिद्ध करती है, जिसके लिए मानव कुल प्रतीक्षित है। यही व्यक्ति में उत्पादन, व्यवहार, विचार व अनुभूति के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा ही मानव जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को विश्लेषण, व्याख्या पूर्वक बोधगम्य कराने के लिए एकमात्र सूत्र है। प्रधानतः मानव को शिष्टता विशिष्टता से पूर्णतः प्रबोधन करा देना ही शिक्षा है। साथ ही उत्पादन, विनिमय, कुशलता, निपुणता, योग्यता का निर्माण करना ही शिक्षण की चरितार्थता है। ये पूरा हो गया अपना 18वां अध्याय। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कशन वाला मुद्दा तो है नहीं। ये पूरा अध्याय अपने आप में स्पष्ट है ना? हाँ जी योगेश भाई। हाँ भैया, ठीक बात है। अब हम लोग जो है हाँ कल 19 और 20 कर लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन 5, 10, 15 मिनट में। हाँ और इसके बाद हमारा जो 21वां अध्याय था ना, हाँ उसको शुरू कर देंगे। उसको शुरू कर देंगे। विकास ठीक एवं जागृति ही वैभव क्रम है ना? हाँ भाई, मेरा सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते। एक अभी जिनका सवाल नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको जाना हो तो जल्दी में। ठीक है। और बाकी जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं ना। हाँ जी बताइए। ये स्थापित मूल्य, हाँ ये स्थापित मूल्य परंपरा में स्थापित वाले मूल्य हैं। जब ये बाबा जी ने कुछ स्थापित मूल्य डिफाइन किए हैं। हाँ, स्थापित मूल्य का मतलब होता है जिन जो अपरिवर्तनीय हैं, जो नित्य हैं और जिनके बिना कोई संबंध जो है सिद्ध नहीं होता है, उनको स्थापित। ये प्राकृतिक मूल्य है। नहीं, प्राकृतिक अलग चीज होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो प्रकृति का क्रियाकलाप है उसको प्राकृतिक। हाँ। मूल्य जो है वो प्राकृतिक नहीं होते हैं।
नहीं, लेकिन ये भ्रमित मानव है। मूल्य अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, जैसे ओके। विश्वास अपने आप में कोई क्रिया नहीं है ना, लेकिन ओके। विश्वास पूर्वक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ओके। विश्वास जो है क्रिया को नियंत्रित यानी व्यवहार को नियंत्रित करने का कारण है, लेकिन विश्वास व्यवहार नहीं है ना। विश्वास में व्यवहार नियंत्रित होता है, इसलिए जो विश्वास का क्रिया होना सिद्ध नहीं होता है। तो जैसे ही हम प्राकृतिक कहते हैं वो क्रिया हो जाती है। तो ये जो तो ये जो मूल्य है, ये मूल्य है संबंधों में मूल्यों की स्थितिवत्ता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संबंध है ना, तो विश्वास के बिना संबंध नहीं होता है। संबंध का मतलब ही है विश्वास का होना। ठीक है। यदि विश्वास नहीं है तो संबंध नहीं है ना, जिसको अपन संबंध कहते हैं। लेकिन विश्वास कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है, है ना। बिल्कुल। तो विश्वास जो है संबंध की स्थितिवत्ता है या व्यवहार की स्थितिवत्ता है। इस रूप में जो स्थितिवत्ता के रूप में जो जिनको पहचानते हैं संबंधों में, उन्हीं को स्थापित मूल्य कह रहे हैं। और ये अपरिवर्तनीय ये अपरिवर्तनीय है, नित्य है। इस रूप में उनकी पहचान हो। ओके। दूसरा एक पॉइंट और है कि मैं तो सीख करके नहीं मरना चाहता हूँ। क्या करके? अध्ययन करके नहीं मरना चाहता हूँ। मैं जो मैं समझता हूँ वो समझा के मरना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है। आप मरना चाहते हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं, कभी तो मरना मध्य होगा ना। दर्शन ये कहता है, कभी तो मरना होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि जो मरने वाली जो चीज है वो शरीर है। आप जो है मरने वाली वस्तु नहीं है, इकाई नहीं है ना। आप तो अमर हैं। जो जीवन आप जीवन है या शरीर है? तो उत्तर आता है हम शरीर नहीं है, हम जीवन है। तो मरता कौन है? शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है ना। जीवन का ना जन्म होता है ना जीवन की मृत्यु होती है। लेकिन जो सीखा जीवन जो है वो निरंतर है। और इसमें जो समझा हुआ है, जो सीखा हुआ है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी बना रहता है। उसी को संस्कार कहते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है, कोई चीज स्वीकार हो गया है और आचरण में वो प्रमाणित हो गया है, तो वो संस्कार निरंतर बना रहता है। अगली शरीर यात्रा में आएंगे तो उस संस्कार से आगे की गति होगी। और उसमें फिर जानवर वाली योनि में आगे तो अगर जानवरों जैसा हम जिएंगे तो जानवरों की योनि में जा सकते। यदि हम जानवरों जैसा नहीं जीते, आदमी जैसा जीते हैं, तो आदमी में ही आएंगे। चलिए, वो तो आने वाले जीवन की बात होगी। मैं तो इसी जीवन की बात कर रहा हूँ। आने वाले जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। आप जीवन हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। आप जीवन हैं, शरीर नहीं है। जब तक शरीर रहेगा तब तक मानव है आप। जब तक आप तो मानव जो है शरीर के साथ है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं समझा के जाऊंगा। आई वॉन्ट टू डाई एम्प्टी। अभी भी आप जो समझे हुए हैं उसको समझाते ही हैं। हर मानव जो समझा हुआ रहता है उसी को समझाता है पूरी जिंदगी भर। कल आपने मुझे एक बात जो कही आदमी नहीं समझा हुआ है, आप कोई चीज को नहीं समझे हुए हैं, उसको कैसे समझा सकते? हर आदमी जो समझा हुआ रहता है उसी को समझाता है। मध्य दर्शन के बारे में मैं जो भी समझूंगा, हाँ, वो मैं बांट के जाना चाहता हूँ ना। वो बांटेंगे ही जब तक शरीर रहेगा। जैसे ही आप समझ जाएंगे आप बांटेंगे। आप नहीं समझेंगे और बांट देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है। तो यदि आप समझ जाएंगे तो आप बांटेंगे। ठीक है। तो आपकी चाहना का बहुत सम्मान है और हम ये चाहते हैं आप जल्दी समझ जाएं ताकि जल्दी बांटें, ताकि आप तृप्ति पूर्वक जो है आगे की यात्रा करें। क्योंकि आपने जो समझाया ना, ये आज ये जो कल से मैं समझ रहा हूँ, वो सारी चीजें समझ में आती है। जी जी जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये सब बातें जिनको हम समझते हैं पहले से भी। जी जी, तो अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार यात्रा चलती रहेगी।
बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपका जैसे जैसे और मन लगेगा तो आपकी समझने की क्रिया बहुत तेज हो जाएगी, है ना। मन तो लग रहा है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है 6 महीने में आप काफी कुछ समझ जाएंगे नहीं लगे, और ठीक कह आप रहे हैं आप। हाँ, समझाना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। और जो भी हम सब लोग साथ में हैं, तो यदि कहीं कोई व्यवधान आएगा तो अपन सब मिलके विचार विमर्श करके उसका समाधान तलाशें, धन्यवाद। है ना। हाँ जी, और बताइए दिनेश जी। जी भैया। बोले नहीं आप, कुछ बोले नहीं आज पूरे। नहीं भैया, आज तो बेसिकली सैटरडे को मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। हाँ हाँ तो आज जैसे देखा। मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा एक रिवीजन टाइप से चल रहा है सब कुछ का। हाँ 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 हाँ, तो पहले तो सब कुछ अपना डिटेल में डिस्कस हुआ ही है, तो एक प्रकार से सब रिकैप हुआ है। जी जी। जी, अब कल से नया तो चालू होगा हमारे तो। अजीत भाई ने कहा कि रिवाइज कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, बढ़िया तो भैया, सही अजीत भाई बात है। ने जो, हाँ तो अच्छा ही हो गया, बहुत अच्छा हमको हो भी गया। फायदा हो गया, जी हमको भी रिकॉल हो गया सब, है ना। जी 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 बस जी। धीरे धीरे स्मृति में बैठना और चाहिए। खास फायदा तो जी मुझे जी। हो गया। हाँ बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बढ़िया हो गया भैया, रिवीजन हो गया है। हाँ अब कल भी थोड़ा सा रहेगा, 5-10 मिनट का जो भी है, फिर अपन वापस रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है। बढ़िया भैया। हाँ जी, और कुछ सुशील भाई, योगेश भाई कुछ बोलना है तो आप भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया रहा पाठक जी आज का। वो सारा एक बार रिवीजन हो गया पूरा, 4 आयाम 5 स्थितियां, और उनके अंदर जी में इतने सारे शब्द आए हैं, जैसे प्रतिभा, फिर व्यक्तित्व आया, फिर वो प्रभुता, प्रभुसत्ता, संप्रभुता, सभ्यता, सुप्रति, ये सब आए हैं। और वो सब एक सूत्रता के अंदर में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप मतलब कि मेन पॉइंट्स पे लेके आए ना, तो वो पूरा एकदम से एक पूरी इमेज बन जाती है, पूरा डिजाइन दिखता है सामने कि अच्छा ऐसा है ये सब। मतलब कि मानवीयतापूर्ण आदमी और सामाजिकता के साथ जीने के अंदर में किस तरह से वो अस्तित्व के अंदर में जो अस्तित्व है वो किस बहुत तरह से है। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया है एकदम से। मेरे को तो लगता है कि जैसे जब आप इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो पूरा दिखने लगता है ऐसा कि आप किस तरह से उन सभी सब चीजों को, जो बाबा ने किस तरह से उनको जोड़ा है एकदम से एक सूत्र, हर एक चैप्टर के अंदर में किस तरह से वो वस्तु कनेक्ट ही रहती है उनकी, वो पूरी की पूरी मानवीयतापूर्ण आचरण तक, समाधान तक, समृद्धि तक, वो किस तरह से वो कनेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यही तो उनकी महिमा है बाबा जी इसी से बहुत ही उनकी बढ़िया। जागृति का अनुमान लगता है अपन को, है ना। जागृति का हाँ अनुमान भी योगेश लगता भाई, है। कुछ आप भी बोलिए, कुछ बताइए थोड़ा। भैया आप जो बोलते हो ना उसमें सब आ जाता है। तो अगर कुछ बोलने जैसा होता है तो मैं तुरंत सामने से बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आप जो बात करते हो उसमें पूरी बात आ जाती है भैया। हाँ, अपन तो बाबा जी ने जो लिखा उसी को पढ़ रहे हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन हैं उसको आप जो है ना अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। बाबा जी जी ने जी। लिखा तो है, लेकिन फिर भी जो है ना, उसको प्रस्तुत करने का लेकिन ढंग भी मायने रखता है। योगेश जी, लेकिन ये कनेक्ट मतलब कि जो कराया ना, कि मतलब कि वो चारों आयाम और 5 स्थितियों के साथ वो वस्तु हाँ को जी, किस तरह से जोड़ रहे हैं, समाधान, समृद्धि, अभुद्य के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, अभय के साथ हाँ कैसे जोड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से बिल्कुल दिखने लगता है जब आप बिल्कुल बोलते हैं तो।